नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी नागपाश। तो प्रस्तुत है कहानी नागपाश। ऐ मेरे बच्चे, मेरे लखते जिगर, तू पैदा न हो। किसी शायर ने कहा था, शायद याद नहीं पड़ रहा किसने। पूजा के फूल कृष्ण जी की मूर्ति पर चढ़ाते समय आज अचानक यही मिसरा शिवानी को याद हुआ आया। यूं तो शिवानी पूजा समाप्त करके रोज ही अपने मन की प्रबलतम अभिलाषा, एक गुदगुदे से स्वस्थ बच्चे की अभिलाषा, फुसफुसाकर भगवान से कहती। इस इच्छा की मांग करते समय तन्मयता से उसकी आंखें बंद न रह पाती। वो उन्हें पूरा खोलकर भगवान की प्रतिमा की अचल आंखों से आंखें मिलाकर ही कहती, मानो भगवान को चुनौती दे रही हो कि भगवान, इतना दुख देने के बाद क्या तुम मुझसे आंखें मिलाकर मेरी ये छोटी सी इच्छा ठुकरा सकोगे। कभी तो उसे लगता कि पत्थर की प्रतिमा का सहारा लेकर ही भगवान उसकी दृष्टि को झेल पाते हैं। हाड़ मास के रूप में यदि वो सामने होते तो शिवानी के सम्मुख अपने को इतना अपराधी महसूस करते कि शायद उससे नजरें नहीं मिला पाते। और एक दिन पत्थर की मूर्ति के अंदर छिपकर ही भगवान ने उसके मन की इच्छा पूरी कर दी। उसके गर्भ में जो अंकुर फूटा, उसने उसके शरीर में एक अजीब शिथिलता भर दी। शरीर जैसे उसका अपना नहीं रह गया था। उसमें पलते शिशु मानव का आश्रय मात्र रह गया था। उस पलते बढ़ते शिशु का पालक रक्षक। बोझिल बोझिल कदमों में गरिमा आ गई थी। वक्ष की सुडौलता पर मातृत्व की स्निग्धता छा गई थी। फिर मन के उल्लास पर अचानक भय का अंधकार छा जाता। इस आने वाले शिशु के कल्याण की शंका, अपनी सुरक्षा का भय। हे भगवान, ये ठीक नहीं हुआ। 9 महीने की लंबी अवधि कैसे गुजरेगी? कैसे जन्म होगा इसका? कैसे पलेगा इस वातावरण में? दुख झेलने को एक और निरीह प्राणी आ जाएगा, वो भी मेरी ही तरह इस विषम जाल में फंस जाएगा। उस विवेकहीन पुरुष से एक और प्राणी का संबंध स्थापित हो जाएगा, बाप और बेटे का रिश्ता। फिर वो भी मेरी तरह उस रिश्ते को कभी तोड़ नहीं पाएगा। इलास्टिक की तरह वो रिश्ता भी खिंचता चला जाएगा। इलास्टिक तो एक सीमा के बाद टूट जाता है, पर ये रिश्ता नहीं टूट सकेगा। वो भी दुख के दलदल में धंसता चला जाएगा। बाहर निकलने को शायद हाथ पांव भी नहीं मारेगा, मेरी ही तरह। और आज भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाते समय पता नहीं अर्धचेतन मन की कौन सी परत पर से तैरता हुआ ये मिसरा उसके मस्तिष्क में कौंधने लगा। ऐ मेरे बच्चे, मेरे लखते जिगर, तू पैदा न हो। पूजा से उठकर शिवानी सीधा बिस्तर पर जा पड़ी। अर्धचेतन सी वो पड़ी रही। एक एक करके स्मृतियां आती रहीं, जाती रहीं। बेतरतीब, बिना क्रम के स्मृतियों के टुकड़े सपनों से आंखों में तैरते रहे। वो गर्मियों के अवकाश के बाद कॉलेज का खुलना, बीए के परीक्षा दिवस की घुटन और परीक्षा फल के आने की घबराहट से मुक्त उल्लसित लड़के लड़कियां, भविष्य की कल्पना से तरंगित विश्वस्त छात्र छात्राएं, एडमिशन की गहमा गहमी, एमए की कक्षा में आते अन्य कॉलेजों के नए नए चेहरे। शिवानी को सबकी बधाइयाँ। वो बीए में इंग्लिश ऑनर्स में सर्वप्रथम आई थी। नए छात्रों का उसे देखकर विस्मित होना, फिर उनकी फुसफुसाहट, कभी धीमी कभी रंगमंच पर सुनाई पड़ने वाली जैसी, ये बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। यार, लगती तो स्टूडियस टाइप नहीं है, काफ़ी ग्लैमरस है। सुनकर शिवानी को हंसी भी आती और गर्व भी होता। सुंदर आकर्षक देह यष्टि और तीखे नयन नक्श को सूरजपूर्ण ढंग से सजाने संवारने वाली किशोरी को क्या बुद्धिहीन होना चाहिए? कुशाग्र बुद्ध छात्रा को क्या अपनी देह में रुचि नहीं होनी चाहिए? या फिर शिवानी की उन्मुक्त कलकल करती हंसी, जीवन को भरपूर जीने की उत्कंठा ही शायद स्टूडियस टाइप की छवि से मेल नहीं खाती। अचानक शिवानी की उस हिलोरे लेती कलकल छल छल करती नदिया में एक पत्थर आकर गिरा, जिसने उसकी तरंगों को क्षत विक्षत कर दिया और उसके वक्ष को चीरकर उसमें समा गया। प्रशांत उसी कक्षा का छात्र था। सुदर्शन भी था, प्रफुल्ल मन भी, जीवन को हल्का मजाक समझने वाला। कक्षा में प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनते सुनते उसी प्रशांत की नज़र अक्सर शिवानी के मुख पर टिक जाती, जैसे किसी खानाबदोश के आवारा कदम अचानक अपनी मंजिल पा जाएं। ऐसे ही वे नज़रें फिर वहीं बंधी रह जाती, शिवानी की झुकी पलकों पर दस्तक सी देती हुई। शिवानी जब अपनी पलकों को ऊपर उठाती तो उन आँखों का भावावेश देख सिहर उठती। उन आँखों का सराहना भरा अनुरक्त विवश भाव उसे विस्मृत कर देता। प्रशांत मानो उसके व्यक्तित्व के सूक्ष्मतम अंश को अपनी स्मृतियों में बसा लेना चाहता। वो अपने को बहुत महत्वपूर्ण अनुभव करने लगी। उसका साज श्रृंगार,
वेशभूषा, यहाँ तक कि साड़ी का किनारा और चूड़ी का रंग, सभी कुछ जैसे नित्य नवीन रूप से एक महत्वपूर्ण घटना बन जाते प्रशांत की ठहरी हुई निगाहों के लिए। शिवानी के मुख का हर भाव, हर नक्श प्रशांत के मानस पटल पर गहराई से अंकित हो गया था। बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर शिवानी अपने को प्रतिष्ठित पाती। हर दिवस दोनों के लिए एक नई अनुभूति लेकर आता। प्रशांत की अनुपस्थित में शिवानी के लिए जीवन केवल श्वेत और श्याम स्केच भर रह जाता और उसके आते ही उस स्केच में अनेक उत्तेजनापूर्ण अनुराग भरे रंग भर जाते। जीवन के बाकी क्षण केवल उन्हीं क्षणों के दास बन गए थे जो वो दोनों साथ गुजार पाते। केवल वही क्षण जीवंत और सार्थक थे, बाकी केवल उन क्षणों की प्रतीक्षा के लिए बने थे। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे थे, सुनहरे धूप में झिलमिलाते दिन। फिर एक रोज़ शिवानी ने इस प्रसंग को लेकर अपने माँ बाप का सामना किया। प्रशांत की बात कहते समय उसे कोई लज्जा नहीं आई थी, जैसे प्रशांत से उसका विवाह की बात बहुत ही सहज स्वाभाविक हो। प्रशांत के घर में भी इस बात को लेकर कहा सुनी हुई थी, पर किसी का कहा सुना उन दोनों को छूता ही नहीं, चेतना की ऊपरी सतह पर से गुजर जाता। महत्वहीन निरर्थक बात सा। महत्व की बात केवल यही लगती कि कब वे दोनों समाज की निर्लज अवाक ढीठ नज़रों से परे, चौराहों, रेस्तराओं, सिनेमाघरों की बेपर्दा मुलाकातों से मुक्त घर की पावन चार दीवारी की मधुर एकांत में मिलेंगे। माँ बाप की टीका टिप्पणी। प्रशांत बहुत गलत मायनों में मॉडर्न है। वो पीने पिलाने का शौकीन है, अल्हड़ नवयुवक सा है। वो उत्तरदायित्व को नहीं समझता, उच्छृंखल है, उसके व्यक्तित्व में गंभीरता नहीं है, आदि आदि। सब शिवानी को बहुत बेकार से वाक्य लगते। उन व्यंग भरे तीखे निराश शब्दों के स्थान पर प्रशांत के साधारण संवाद भी कितने सरल प्रेम से पगे थे। प्यार के वे शब्द ही दिन रात उसके मन में छटपटाते रहते। शिवा, तुम कितनी मोहक हो, कितनी सुंदर हो। मैं सुंदर नहीं हूँ प्रशांत, सच कहो। हूँ क्या? अच्छा, तुम्हें मेरे चेहरे पर कौन सा नक्श अधिक अच्छा लगता है? तुम्हारी आँखें। बड़ी नहीं हैं, मैं जानती हूँ। नहीं हैं। मुझे कटोरे जैसी आँखें अच्छी भी नहीं लगती। तुम्हारी आँखों की गहराई कितनी अर्थपूर्ण, कितनी मादक बना देती है तुमको, तुम्हारी दृष्टि को। और तुम्हारा रंग गोरा नहीं है, यही ना? शिवानी पूछती। न सही, बादामी तो है, बल्कि तांबाई है। नहीं, सोने जैसा। माँ उसे गेहुआ कहती है। गेहुआ ही सही, हर शय से तबीयत भर सकती है, पर एक गेहूं से नहीं भरती। और तुम्हारे ये बाल, ये लंबे नहीं हैं, सिर्फ कमर तक ही तो आते हैं, पर चित्र पर फ्रेम की तरह तुम्हारे चेहरे और ग्रीवा के किनारों को कितना गौरवमय और आकर्षक बना देते हैं। और उनकी खुशबू। और प्रशांत शिवानी के लहराते बालों में मुंह छिपाकर मदहोश हो जाता। किसी की आहट पर फिर ये तंद्रिल जादुई क्षण बिखर जाता। स्मृतियों में शिवानी उन्हीं क्षणों को समेट कर जीती रहती। उन दिनों बात बात पर शिवानी और शैलजा के बीच बहस छिड़ जाती, प्रेम को लेकर, कामकाजी नारी के घर, बच्चों व पति के प्रति दृष्टिकोण को लेकर, ममता और बच्चों की परवरिश, यहाँ तक कि नई पीढ़ी की नई समस्याओं को लेकर भी। हर विषय पर अलग अलग विचार रखना और उन्हें एक दूसरे पर थोपते रहना जैसे उनके लिए खेल सा था। विचार मतभेद से दोनों के बीच कभी कोई कटुता नहीं आती। एक रोज़ शैलजा प्रशांत के व्यक्तित्व को ही ले बैठी। शिवा, तुझे प्रशांत का मॉडर्न सोसाइटी के हर रंग से अपने को एकाकार कर लेना अच्छा लगता है? शैलजा ने पूछा। यदि प्रशांत मॉडर्न सोसाइटी से इतना प्रभावित होता तो वो मेरी ओर आकर्षित ही क्यों होता? मैं तो अपने पहनावे, साज श्रृंगार से भारतीयता का ही आभास देती हूँ, शिवा ने कहा। वो तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वाली कहावत का प्रमाण भर है, मगर इस विपरीत के आकर्षण में प्रशांत अपने व्यक्तित्व को डुबो देगा, ये तुमने कैसे समझ लिया? बात केवल पहनावे तक की नहीं है शिवा, उसकी हर खुशी के मौके को छलकते जाम से ही सेलिब्रेट करना क्या तुम्हें भाता है? शैलजा ने फिर आपत्ति की। वो तो केवल एक खुशी का एक्सप्रेशन है जो और नवयुवकों को करते देखकर वो भी करता है, शिवा ने उत्तर दिया। यानी तुम्हारा प्रशांत इतना इम्प्रेशेबल है कि डरता है यदि वो वही सब कुछ ना करे जो मॉडर्न यंग मैन करता है तो दकियानूसी करार दिया जाएगा? शैलजा का प्रश्न हुआ। हो सकता है शैल, प्रशांत अभी कुछ इमेच्योर हो। शिवा प्रशांत पर किए गए प्रहार को बचा रही थी। तुम्हारे ख्याल से शिवा, जाम उड़ेलना खुशी का एक्सप्रेशन भी है और दुख का साथी भी? शैलजा ने टोका। हाँ, पर हर एक के लिए नहीं।
दुख के एस्केप लिखने पढ़ने में, समाज कल्याण कार्य में भी ढूंढा जा सकता है। दुख से सभी पागल नहीं हो जाते और सभी शराबी नहीं। ये तो अपने चरित्र और व्यक्तित्व पर निर्भर है, शिवा ने आगे कहा। यानी खुशी भी दुख की ही तरह मनुष्य विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है। उसके लिए पीना पिलाना ही आवश्यक नहीं। हाँ, हो सकता है, पर फिलहाल प्रशांत अपनी प्रसन्नता जाम उड़ेल कर ही व्यक्त करता है। संभव है आगे जाकर वो ऐसा महसूस न करे। यानी आप उन्हें रिफॉर्म कर लेंगी और वो हो जाएंगे, शैलजा का तर्क था। इसमें रिफॉर्म करने जैसी कोई बात नहीं शैल। तरुण युवक हर दौर में से गुजरता है, ये भी एक दौर है, अपने आप गुजर जाएगा। शिवा के होंठों की मिची लकीर तब इंगित कर देती कि यह बात समाप्त हो गई है और शैल फिर कोई हल्की फुल्की बात छेड़ देती। हंसी कहकहों के बीच जीवन की जटिलता कहीं खो जाती और फिर दोनों वैसी ही हल्की हो जाती। फिर आखिर वो दिन भी आ गया जो 2 बरस की मनुहार जिद, धमकी और आंसुओं के बाद माँ बाप को मनाकर लाया गया था। प्रशांत और शिवानी के गठबंधन का दिन। लगता था एक परियों की कहानी का सुखांत होने वाला है। उनकी युगल जोड़ी देखकर सूखे दिनों पर भी ठंडे छींटे पड़ते थे। उनका रोमांस औरों को भी रोमांचित कर जाता। विवाह के पश्चात शिवानी के शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली थी। चलो सब ठीक हो गया। यदि ये विवाह ना होता तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। जीवन को भरपूर जीने वाली शिवानी के जीवन में प्रेम अपनी भरपूर शक्ति लेकर आया था। उसके आवेश को नकारा नहीं जा सकता था। यदि वो विवाह ना होता तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। किसकी आवाज़ थी? किसने कहा था ये? आज ये शब्द किसी कॉमेडी की कॉमिक लाइंस से लगे शिवानी को। कैसा व्यंग्य था, कितना तीखा। बिस्तर पर पड़ी हुई आज की शिवानी और कॉलेज की शिवानी में कुछ कम ही समानता रह गई थी। उसी से आखिर शिवानी का विवाह हो गया था, जिसके बिना वो जी नहीं सकती थी। उसी को समाज ने उसका जीवन साथी बन जाने की सहर्ष अनुमति दे दी थी। यही तो शिवानी की ट्रेजेडी थी। मालूम नहीं शैलजा आज कहाँ होगी, उसकी सहपाठिनी शैलजा। शैलजा का आंसुओं से भरा चेहरा उसके सामने घूम गया। लाल सूजी हुई आंखें कांपते होठों से कह दिया था, जैसी आपकी मर्जी। और शैलजा का विवाह उस पतले दुबले छोटे कद के अनाकर्षक व्यक्ति से हो गया था जिसे उसके भाई भावज ने उसके लिए चुना था। उसके पति का नाम भी कितना फीका था, सत्यबोध। उस नाम को तोड़ मोड़ कर छोटा सा करके भी मधुर नहीं बनाया जा सकता था। राकेश के ऊंचे कद, चौड़ी छाती और उन्नत ललाट के बाद कैसे शैलजा को ये मुनहना सा इंसान पसंद आया होगा। शादी की तैयारियों के बीच कैसी उचाट मन फिर रही थी शैलजा। राकेश तब भी उसके घर में आता जाता रहता था। राकेश तो बस अपनी मंगेतर की तारीफों के पुल बांधता रहता। शैलजा चुपचाप सुनती रहती। कहती भी क्या, वो तो सीधे साधे चेहरे मोहरे की थी। राकेश से उसका व्यक्तित्व मेल ही नहीं खाता था। राकेश को तो रोशनी जैसी फुलझड़ी ही पसंद आ सकती थी। शैलजा में वो चौंध पैदा कर देने वाली अग्निशिखा की लपट नहीं थी, ये वो स्वयं भी जानती थी। गौरवपूर्ण होते हुए भी उसका चेहरा इतना आकर्षण विहीन क्यों लगता था, शिवानी सोचती रही। राकेश भी सदा शैलजा से बहन का सा व्यवहार करता, जबकि करीब करीब हर किशोरी के हाव भाव देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती और वो इतराने लगता। मालूम नहीं शैलजा बेचारी कैसी होगी। शायद वक्त ने उसके जख्म भर दिए हों। क्या अभी वो जीवन से कटी कटी जी रही होगी? सोचते सोचते न जाने कितना वक्त गुजर गया। कॉल बेल की तीव्र आवाज़ सुनकर वो एकदम चौंक कर उठी। तेजी से उठने के साथ ही एक तीखे दर्द की लहर सी उसकी नाभि के नीचे बाईं ओर को दौड़ गई। शायद फिर क्रैम्प पड़ गया था। कल मेडिकल चेकअप के लिए जाएगी। क्रैम्प वाली जगह पर हथेली रखे उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। सामने मिसेस सिन्हा दिखलाई दी। साड़ी जमीन से 2-3 इंच ऊपर को झूल रही थी। ब्लाउज जिस्म पर से जैसे बह रहा था। बाल छितरे हुए, गोद में प्यारी सी बच्ची थी। दरवाज़ा खुलते ही पालतू बिल्ली की तरह वो अंदर दाखिल हो गई। ब्लाउज के बटन खोलकर बच्ची के मुंह में दूध दे दिया। फिर बड़ी उत्सुकता से शिवानी की तरफ गपशप के मूड में देखने लगी। मिसेस सिन्हा के कॉल बेल दबाने पर दरवाज़ा खोलने के लिए आइए और बैठिए ना शब्द बिल्कुल व्यर्थ हो जाते थे। इन शब्दों के उच्चारण से पहले ही वो अंदर दाखिल हो जाती और सबसे आरामदेह जगह पर पसर भी जाती। उनकी मजलिस में कभी शिवानी को अरे बैठिए ना, अभी से चल दी जैसे औपचारिक शब्दों के सदुपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो आकर तभी अपने को समेटती जब उनका और बैठना नामुमकिन हो जाता। यानी दोपहर का खाना खाने प्रशांत घर आ जाता। खुले दरवाजे के बाहर से ही उसकी रूखी पुकार, शिवानी खाना लगाओ बहुत जल्दी है, सुनाई पड़ जाती। तभी मिसेस सिन्हा लतर पतर अपना आंचल और बच्ची संभालती
किंतु जाने से पहले एक नज़र प्रशांत के चेहरे पर अवश्य डालती जाती। प्रशांत की लाल अंगार सी आंखें जैसे अभी भी नींद से भारी हों, भिंचे हुए होठों की पतली लकीर, पिचके गालों की उभरी हड्डियाँ, एक जगह खड़े होने पर भी आगे पीछे हिलते झुकते हुए कंधे, कदम उठाने पर डगमग चाल, कुछ भी उनकी निगाह से छिपा नहीं रहता। लंच टाइम पर दफ्तर से क्या आदमी इस शक्ल में आता है? यही मिसेस सिन्हा की सूरत पर पड़ते हुए शिवानी खाना परोसने उठती। हवा के झोंके के साथ शराब की बदबू का एक भभूका उठता और प्रशांत के इर्द गिर्द मंडराता रहता। खाने में नुक्स निकालते हुए कभी प्रशांत एकदम चीख पड़ता, कभी झन्न से कटोरी फर्श पर पटक देता, कभी पानी का गिलास अपने आप ही उसके हाथ से फिसल कर फर्श पर चकनाचूर हो जाता। प्रशांत धीरे धीरे एक एक कौर चबाता। खाते खाते कभी कभी उसे उबकाई आ जाती और वो खाना छोड़ वॉश बेसिन की ओर भागता। खाना पड़ा रह जाता। शिवानी वहीं बैठी उसकी कै करने की ओ आवाज़ सुनती रहती। कै के बाद प्रशांत निढाल सा बिस्तर पर लुढ़क जाता और सो जाता। उस रोज़ फिर दोबारा दफ्तर जाना नहीं हो पाता। आज भी बच्ची चुसुर चुसुर दूध पी रही थी। मिसेस सिन्हा एक हाथ से अपना स्तन थामे लगातार बोले चली जा रही थीं। घर का कुछ काम समेटने और कुछ फैलाने के बाद उनका यही समय सबसे फुर्सत का होता था। वो मन बहलाव के ये क्षण पूरी उत्सुकता से बिताती थीं। सब्जी वाली, मेहरी, जमादारनी सबसे खटखट करने के बाद शिवानी की ज़िंदगी उन्हें जासूसी किताब की तरह दिलचस्प लगती और वो मज़ा ले लेकर उसके पन्ने पलटती रहती। क्यों जी, अपने प्रशांत जी की तनख्वाह 1000-1200 तो होगी? हाँ है, शिवानी कहती। सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में देते हैं कि नहीं? नहीं, सारी नहीं। क्यों? क्यों को काफ़ी खींचकर मिसेस सिन्हा सवाल करती। तब शिवानी पलक उठाकर उस कम पढ़ी फूहड़ औरत को देखती जिसकी हथेली पर उसका पति सारी की सारी तनख्वाह रख देता होगा। उसका मन मिसेस सिन्हा की क्यों का उत्तर देने को चाहता। क्यों, तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता? शराबी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की होती है और अपनी इस ज़रूरत के सामने वो किसी और की ज़रूरत को नहीं समझ पाता। मिसेस सिन्हा तब सद्बुद्धि देती। हमसे तो तुम मीठा ही बोलती हो, फिर प्रशांत जी के आने के बाद घर में ज़रा हंसी खुशी का माहौल रखा करो ना। शिवानी बोलती कुछ नहीं, मन में कहती, तुम सिन्हा साहब को 2 रोज़ के लिए मेरे यहाँ छोड़कर देख लो ना, मैं हंसी खुशी से उनका मन बहला सकती हूँ कि नहीं। फिर सुनाई पड़ता, देखने में तो तुम अच्छी भली हो, फिर भी प्रशांत जी का शराब के साथ साथ कोई और चक्कर भी तो नहीं हो गया क्या? शिवानी जवाब देना चाहती, देखने में तो तुम अच्छी भली बिल्कुल नहीं हो, फिर सिन्हा साहब का कोई चक्कर क्यों नहीं हो गया? पर जुबान उसकी बंद ही रहती। शादी को 3 बरस तो हो गए, किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ ना। दिखाऊंगी। वैसे तुम तो शाम को सज धज के प्रशांत जी का इंतजार करती हो। पढ़ा तो कहीं मैंने भी था ऐसा ही कुछ, पर क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे तो। तुम इतना शौक कैसे रख पाती हो? शिवानी का मन खींच उठता, कहने को होती, क्योंकि प्रशांत तुम्हारे सिन्हा साहब की तरह नहीं है। मैं अगर तुम्हारी तरह बिखरी रहूंगी तो प्रशांत जी का कोई चक्कर जरूर हो जाएगा। मिसेस सिन्हा आखिर चली गई। शिवानी ने सोचा, प्रशांत शायद आज खाना खाने नहीं आएगा। इस जाहिल काहिल औरत के सामने उसे रोज़ शर्म उठानी पड़ती है, उस कमजोरी के लिए जो उसमें खुद में नहीं है, प्रशांत में है। जिस बंधन में वो बंधी है, उसके शिथिल होते ही वो सब उलझनों से मुक्त हो सकती है। तलाक उसे शराब की दुर्गंध युक्त नीच हरकतों की दुनिया से मुक्ति दिला सकता है। पर क्या तलाक प्रशांत की समस्या का भी हल है? उसकी समस्या तो जैसी की तैसी ही रह जाएगी, शायद और भयानक हो जाए। अकेला हो जाने पर भी प्रशांत शराब के नशे में गिरता पड़ता रहेगा। कोई कभी आकर तब भी शिवानी को बतला जाएगा, वह जो तुम्हारा पति था प्रशांत, उस हड्डियों के ढांचे को देखा था, बाजार में बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। तब क्या वो तटस्थ होकर सुन सकेगी? शादी के पहले के वे 3 साल जिनमें प्रशांत कितना अपना हो गया था, वे 3 साल अतीत से झकझोर कर दूर नहीं फेंके जा सकते। और शादी के बाद रोज ही उसके प्रशांत में से निकल के एक अजनबी उसके सामने खड़ा हो जाता। वो उस अजनबी को पहचान नहीं पाती, उसकी भाषा समझ नहीं पाती, उसे अपने दिल का मर्म समझा नहीं पाती। जो हाव भाव पहले उसके व्यक्तित्व का निजी आकर्षण लगते थे, वही अब चरित्र की कमजोरी बन के उसके सामने अपना रहस्य खोलने लगे। प्रशांत के चरित्र का खोखलापन उसके जीवन को खाली करता गया। अब तो कभी कभी देसी ठर्रा पिए बगैर उसका नशा जमता ही नहीं था। शादी के इन 3 सालों में वो प्रशांत की परछाई भर बनी रही, अपना अस्तित्व भूलकर। प्रशांत का संपूर्ण चरित्र बदलता जा रहा था। वो मनुष्य उसके सामने आत्महत्या कर रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। सोचते सोचते उसका माथा भन्ना गया।
कॉल बेल फिर चीख उठी। शिवानी ने दरवाज़ा खोला। इस बार धोबन थी, सांवली सांवली, ढेर से चांदी के गहने पहने, नई नवेली गौने आई लगती है, पर सिर्फ कपड़े जेवर से, उम्र से नहीं। आज पहली बार ही आई थी। इससे पहले धोबी आता था। कजरारी आंखों को मटका कर धोबन बोली, बीबी जी मैले कपड़े जल्दी से निकाल दो, घर जल्दी जाना है। आज तीजो जो है, अड़ोस पड़ोस की सभी मेहंदी रचावेंगी, ढोलक लेकर बैठेंगी, कुछ गा बजा लेवेंगी सब, फिर मेले में जावेंगी। अजी आप तो जयपुर में नई आई हो, यहाँ तो बड़ा भारी मेला लगे है तीजों पर। राजा जी की सवारी तो बड़े ठाठ से निकले है, सांझ को तुम भी देखाओ न तनिक। धोबन बतियाती रही और गट्ठर में से कपड़े अलग करती रही। लेकिन बीबी जी खूब होशियारी से साहब का हाथ थामे रहना, नहीं तो भीड़ में खो जाओगी। शिवानी जल्दी जल्दी कपड़े मिलाने लगी। तभी बाहर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई। शिवानी का दिल दहल गया। औरत गुहार कर रही थी, हाय राम मार डाला, कोई बचाओ कसाई से। धोबन लपक कर बाहर चली। शिवानी से भी बाहर आए बगैर न रहा गया। जमादारिन थी जो चिल्ला चिल्ला कर आदमियों को इकट्ठा करे ले रही थी। कुछ ने उसके पति को कस के पकड़ रखा था और उसे समझा बुझा रहे थे। जमादारिन दूर खड़ी बुक्का फाड़ कर रोए जा रही थी। सब कुछ देख समझ कर धोबन वापस कमरे में आकर मैले कपड़े की छांट करने लगी। शिवानी ने पूछा, उसे क्या हुआ? कुछ नहीं बीबी जी, उसके जमादार ने एक आध थप्पड़ लगा दिया होगा, उसी का हल्ला मचाए रही है। जुबान की तेज औरत है, कैची की तरह जुबान चलावे है। अब मुजोरी करे पर तो आदमी को लुगाई पर गुस्सा आ ही जावे है। जल्दी जल्दी गठरी बांध कर धोबन चल दी। शिवानी को वो रात याद हुआ आई जब नशे में पागल प्रशांत ने बहस करते करते तड़ाक से शिवानी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। गुस्से और अपमान से उसका मुख लाल हो गया था। उस अपमान को पीकर झट उसने कमरे की खिड़कियां बंद कर दी थीं, दरवाजे का पर्दा खींच दिया था। कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? क्या सोचेगा कोई? छी, ऐसी गंवार हरकत! और इस जमादारिन ने पल भर में मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, शिवानी ने सोचा। तो मध्य वर्ग की शिक्षिता महिला ही सबसे अबला है, मान मर्यादाओं के नीचे कुचली हुई। शिवानी कपड़े संभाल रही थी। दरवाज़ा धोबन खुला ही छोड़ गई थी। शिवानी को बाहर दो आदमियों की तू तू मैं सुनाई पड़ी। जमादारिन का बसूरना कुछ धीमा हो गया था। एक आवाज़ प्रशांत की ही थी। दरवाजे की फांक से शिवानी ने बाहर झाँक कर देखा। दूसरी आवाज़ रिक्शे वाले की थी। वो काला और लंबा चौड़ा था। पसीने से लथपथ बनियाइन छाती से ऊपर तक रोल किए हुए खूब गर्म हो रहा था। बाबू, रेट चाहे कुछ हो, पहले ठहराया होता। कुछ होश भी है? कहाँ कहाँ से घुमा फिरा कर लाए हो? प्रशांत लहरा रहा था और गर्म भी हो रहा था। बेईमान कहीं का, लूट मची है कोई? जो रेट सारे उदयपुर में है वही दूंगा। लो रख लो बाबू अपने पास। और रिक्शे वाला वाकई पैसे बगैर लिए ही चल दिया। हे भगवान, शाम की शुरुआत हो गई, अब देखो आखिर क्या होता है। रिक्शे वाले से निपट कर प्रशांत आंधी की तरह घर में घुसा और पलंग पर औंधा पसर गया। कपड़े रखकर अलमारी बंद करते हुए शिवानी ने धीरे से पूछा, क्या खाओगे? कुछ नहीं। आज दोपहर में भी नहीं आए? नहीं आ सका। प्रशांत की आवाज़ अब बुदबुदाती हुई रेंगती हुई सी नजर आ रही थी। सुनो, तुम्हें कुछ बताना है, शिवानी ने कहा। फिर बताना, इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ। नहीं, आज ही। रोज़ सवेरे तुम्हें दफ्तर की जल्दी होती है, दोपहर को तुम कांड मचा कर जाते हो, शाम को फिर नशे में धुत होते हो। चुप रहो। फिर शुरू कर दिया? प्रशांत एकदम चिल्ला पड़ा। और चाह कर भी शिवानी उसे अपनी कोख में मचलते राज को न बता सकी। प्रशांत पत्थर का बुत बना पड़ा था। सारी शाम शिवानी घर में अकेली इधर से उधर खटर पटर करती रही। किसी गुलदान के बासी फूल फेंके, किसी राखदानी की राख झाड़ी, कोई तस्वीर सीधी की, किसी पर्दे का उखड़ा हुआ छल्ला ठीक कर दिया। 2 अक्षरों का छोटा सा शब्द, घर। इसी घर को छोड़कर वो कभी जा नहीं सकी। बहुत बार सोचा अब यहाँ नहीं रहेगी, पर यह घर और ये प्रशांत उसे ऐसे नागपाश में जकड़े है जिससे वो अपने को छुड़ा नहीं पाती। विरक्ति से उठे हुए उसके कदम प्रशांत के एक स्नेहिल चुंबन ने कुशलता से सजाए इसी घर के किसी आकर्षक कोने ने रोक लिए हैं। कैसा है ये मोहपाश? कभी कभी प्रशांत का नशा जब हल्का होता है वो उसे सिनेमा भी ले जाती है, बाजार भी, दावत, शादी ब्याह तक में भी। हर जगह प्रशांत सबसे अलग दिखाई देता है और कोई ना कोई बेकार हरकत भी कर बैठता है, पर इसके बावजूद शिवानी की ज़िंदगी की नकल जारी है। जिंदगी में जो जो और करते हैं वो भी करती जा रही है, किंतु उसका जीवन सत्य नहीं है, केवल जीवन की नकल भर है। कितनी ताज़ा याद है, अभी पिछली दिवाली की ही तो। त्योहार की उमंग में आकर उसने असंख्य दीप शिखाओं से घर को जगमगा दिया था। चारों तरफ दिवाली की जगमग,
गहने कपड़ों में दहकती शिवानी और त्योहार से बेखबर चीखता चिल्लाता हुआ प्रशांत। तब भी हार नहीं मानी थी शिवानी ने। उसी समय उसने शादी की सालगिरह भी मनाई थी। 8-10 चहकते स्वतंत्र तबीयत के मित्र दंपतियों को रात के खाने पर आमंत्रित किया था। सब कुछ भुलाकर कमरे को खूब सजाया भी था। खाने की मेज़ तो नुमाइश सी लग रही थी। रंग बिरंगा कई आकारों में कटा सलाद, तांबे के क्षमादान में रोशन मोमबत्तियाँ, कट ग्लास की ट्रे में तैरते फूल, चांदी के बर्तनों को भी निकाल कर सिल्वों से खूब चमकाया था। खुद भी शिवानी खूब सजी संवरी थी। अजंता स्टाइल का बड़ा सा जूड़ा बनाया था। सब मेहमान खूब बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर पहुँचे थे। उनकी बधाइयाँ, छेड़छाड़ और कहकहों में शाम खूब गुजरी थी। रात के 12 बजे तक जमघट रहा था। जाते जाते सब चुटकियाँ ले रहे थे। सबको विदा करके शिवानी मस्त सी बेडरूम की ओर चली थी। अंग अंग से यौवन फूट रहा था। उसके शरीर की रग रग प्यार मांग रही थी। पहने हुए कपड़ों को अस्त व्यस्त फेंक कर उसने एक प्याजी रंग की लेस की नाइटी पहनी थी। शीशे में उतरे अक्स ने उसके यौवन की मादकता को दोहराया। तभी बाथरूम में झन्न से कुछ गिरा, टूटा और शायद कई टुकड़ों में बिखर गया। उसके हाथ नाइटी की बो बांधते बांधते थम गए। दिल की धड़कन पल भर को रुकी, फिर कुलांचें भरने लगी। तभी बाथरूम के दरवाजे पर लड़खड़ाता प्रशांत कदम कदम मुश्किल से उठाता, कभी दरवाजे का पलड़ा, कभी अलमारी का सिरा, कभी पलंग का सिरहाना पकड़ता सहारा लेता अपने पलंग तक पहुंचा और उस पर औंधाई फैल गया। उसकी मूर्छा फिर सुबह ही टूटी। शिवानी के अंतर में भी कुछ टूटा और बिखर गया था। अपने को एकदम से बहुत थका हुआ महसूस किया उसने। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े वो प्रशांत का हाथ धीरे धीरे सहलाने लगी। बहुत अकेली महसूस कर रही थी वो। प्रशांत का हाथ सहलाते सहलाते अचानक अनायास उसे ख्याल आया, प्रशांत की उंगली में एक अंगूठी होनी चाहिए थी जो इस समय उसकी उंगलियों से टकरानी भी चाहिए थी। सगाई की हीरे की अंगूठी, हाँ वही, पर वो अंगूठी वहाँ नहीं थी। आज तारीख क्या है? ओह, महीने का आखिर, 27 नवंबर, शादी की सालगिरह। अंगूठी कहाँ गई होगी? ये पूछना बेकार है। यही सब सोचते समझते एक छोटी सी मौत कहीं शिवानी के अंदर घर कर रही थी। आज रात वो उस मौत का शोक मनाएगी। फिर कल कल सब कुछ वैसे का वैसा हो जाएगा। जीने की नकल जारी रहेगी। शिवानी, खाना लाओ। प्रशांत की आवाज़ सुनकर शिवानी चौंक गई। अरे, 8 बज गए। उनका नशा शायद अब टूटा है। अब खाने की रस्म अदा होगी। दोनों से ही कुछ खाया नहीं जाएगा, पर रस्म तो अदा होगी ही। अपने आप से कहते हुए वो खाना गर्म करने चल दी। तभी कॉल बेल एक बार और बज उठी। शिवानी ने ही दरवाज़ा खोला। सामने शैलजा खड़ी थी। उसके पीछे वही छोटा सा आदमी खड़ा था जो उसका पति था। अरे, तू यहाँ कहाँ? शिवानी के मुंह से निकला। शैलजा खुशी से उससे लिपट गई। मालूम है, तेरा पता तेरे पिताजी के घर से चलाया और यहाँ पहुँची गई। हम लोग जयपुर घूमने आए हैं। तीनों बच्चों को सास के पास ही दिल्ली छोड़ आई हूँ। तेरे मिस्टर कहाँ हैं? मिला तो जरा। शैलजा का चहकना बीच में ही रोककर शिवानी बोली, अरे अंदर तो आ कि दरवाजे पर खड़े खड़े सब बताऊं। आइए सत्यबोध जी, अंदर आइए। सब अंदर चले आए। शिवानी ने देखा, खूब भर गई थी शैलजा। कभी आकर्षक न लगने वाली शैलजा न जाने कहाँ से इतनी लावण्य चुरा लाई थी। बात बात पर शैलजा हंसती और वो मुन्हना सा आदमी बड़े लाड प्यार से शैलजा की तरफ देखता था, जैसे उसकी एक एक बात से मोतियों की लड़ी पिरो रहा हो। प्रशांत भी बैठक में आ गया था। सत्यबोध से हाथ मिलाकर बैठा ही था कि शैलजा फिर चहकने लगी। अरे प्रशांत, क्या गैर गैर से मिल रहे हो? तुम्हारी प्रेम कहानी में तो मिस्टर मेरा हाथ भी है। मेरे बिना तो शिवानी से मिल भी ना पाते। शैलजा बोलती रही और प्रशांत मंद मंद मुस्कुराता रहा। जाने कौन सी दुनिया की बातें कर रही थी शैलजा। सबने खाना खाया, फिर मिलने का वादा लेकर ही शैलजा और सत्यबोध वहाँ से गए। शैलजा आई जैसे ताज़ा हवा का एक झोंका आया। उसके जाने के बाद फिर वही पुरानी घुटन कमरे में भर गई। उस रात शिवानी ने स्वप्न में आतुर बाहें पसार दीं और उसे लगा एक बहुत ही गुदगुदा शिशु उसमें समाने वाला है और वो लाड़ में अभी उसे सीने में भींच लेगी। पर वो बच्चा दिखलाई नहीं दिया। सिर्फ बाहों के घेरे के बाहर कहीं उसकी मौजूदगी का एहसास भर हुआ। बाहों की आतुरता वैसी ही बनी रही और आँख खुल गई। पास ही गहरी नींद में सोए पति की छाती से वो लिपट गई। वो एनेस्थीसिया की तंद्रा में हल्के हल्के जाग रही थी। एक दो अस्पष्ट से वाक्य उसके कानों में पड़े। इन्हें अभी खाने को कुछ मत देना, शाम से पहले। हाँ, शाम तक ये घर जा सकती हैं। डॉक्टर की आवाज़ थी शायद। बच्चा कहाँ है? शिवानी को लगा इतने से शब्द फुसफुसाते वक्त उसके होंठ हिल ही नहीं रहे हैं। कैसा बच्चा? डॉक्टर बोल रही थी।
अरे भाई, आपने तो क्यूरेटिंग कराया है। आप जाइए डॉक्टर, मैं संभाल लूँगी। नर्स के कहने पर डॉक्टर चली गई। नर्स ने शिवानी का सिरहाना ठीक से लगा दिया, चादर संवार दी और पास ही कुर्सी पर बैठ गई और बोली, अब ज़्यादा हल्ला मत करो, चुपचाप आराम करो। तुम्हें मालूम है गर्भपात अवैध है। तुम पर तरस खाकर ही डॉक्टर मान गई। तुम तो खुद ही आकर एडवांस पेमेंट भी कर गई थी। फिर अब क्या हुआ? शिवानी चुपचाप सुने जा रही थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था। अपने बच्चे को, जिगर के टुकड़े को तरसती हुई लंगड़ी जिंदगी जीने से बचाने का फैसला उसका अपना था। इसलिए उसे जन्म से पहले ही उस नागपाश से मुक्त कर दिया जिससे वो स्वयं जकड़ी हुई थी। आंखों से बहती आंसुओं की झड़ी उसी अजन्मी संतान की मौत का शोक मना रही थी जिसे उसने जबरन कोख से निकाल फेंका था। उसके और प्रशांत के शरीर का खून, उनके प्रणय का प्रेमोपहार वहाँ उस कमरे की बाल्टी में पड़ा था और ये उसने स्वयं किया था। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी नागपाश। कहानी आपको कैसी लगी? मैं आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रचना के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।